हेलो, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं एहसन यादव आप सभी का समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरित गृह प्रभाव। आज के समय में जगह जगह जलवायु परिवर्तन से संबंधित आप देख रहे होंगे, बैठकें हो रही हैं, प्रस्ताव पारित हो रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। आए दिन ये भी सुनने में आता है कि पॉल्यूशन बहुत अधिक फैल रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती जा रही है इस पृथ्वी पर। आपने ये भी देखा होगा, 2019 की बात है कि जो ब्रिटेन का जितना बड़ा क्षेत्रफल है उससे कहीं अधिक बड़ा उत्तरी ध्रुव पर एक बर्फ़ का टुकड़ा टूट करके अलग होकर समुद्र में बह गया था, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए, इसी घटना को ध्यान में रखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति नाफिद ने समुद्र के अंदर जाकर अपने मंत्रिमंडल की बैठक की थी, दुनिया का ध्यान ये आकर्षित करने के लिए कि यदि मानव इसी तरह अपने विकास की अंधाधुंध दौड़ में आगे बढ़ता रहा तो एक दिन जो द्वीपीय देश हैं या जो समुद्र के तटीय इलाके हैं वो डूबने की कगार पर होंगे, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो उसी टॉपिक को लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक होगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये फिजिक्स यानी कि आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और आपका ज्योग्राफी से भी संबंधित है, और ये आपका करंट का भी टॉपिक है, जहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, ओजोन क्षरण के लिए जो जिम्मेदार है वो भी यहीं से सारी गैसें उत्पन्न होंगी कि हमारा पर्यावरण जो है वो बहुत ही अधिक क्या है, उसमें ह्रास होता जा रहा है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। वो होगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव। यानी कि हिंदी अगर इसकी कही जाए तो हरित गृह प्रभाव। इसका दूसरा नाम इसे ग्लास हाउस भी कहा जाता है। ग्रीन का मतलब यानी कि हरा भरा, जिसे हमने हरित बोल दिया। हाउस का मतलब गृह और इफेक्ट का मतलब प्रभाव, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम निवास कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी हरी भरी है उस पर क्या क्या आज के ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते जा रहे हैं, ये है आपका यानी कि हिंदी में वर्जन हरित गृह प्रभाव। उसी से संबंधित हम बात करेंगे। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की सर्वप्रथम जो संकल्पना जो पेश की गई थी वो पेश की गई थी जोसेफ फोरियर के द्वारा। क्या नाम था? जोसेफ फोरियर के द्वारा सन 1924 में हरित गृह प्रभाव के बारे में बताया गया था, संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। जबकि इसका जो नामकरण किया था कि ये जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन गैसों के कारण, उसका नाम क्या होगा, तो ये नाम जो नामकरण किया था वो किया था आपका निल्स गुस्टफ एकहोम ने। तो दो क्वेश्चन से यहाँ पर बनते हैं आपके कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो संकल्पना जो पेश की वो किसने की, तो वो थे जोसेफ फोरियर 1924 में। जबकि इसका जो नामकरण किया कि ये जो इफेक्ट पड़ा है हमारी हरी भरी पृथ्वी पर, पेड़ पौधों पर, उसका नाम क्या होगा, तो वो दिया निल्स गुस्टफ एकहोम ने। अब बात करते हैं ये है क्या, किस तरीके से हमारे पृथ्वी पर इफेक्ट डाल रहा है, कौन कौन सी इस प्रकार की गैसें हैं जिससे भूचाल आता जा रहा है। और उन गैसों पर आज के समय में प्रतिबंध भी लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंपनियां, फैक्ट्रियां इससे बाज नहीं आ रहे, न विकसित देश बाज आ रहे। तो देखिए किस तरीके से होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए ये धरातल है, पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ ये क्या है, वातावरण है, यानी कि वायुमंडल।
और ये सूर्य है, सन, जहाँ से क्या है किरणें पृथ्वी की तरफ क्या है आ रही हैं। तो ये जो किरणें इस तरीके से पृथ्वी पर आ रही है, जहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य की कुछ किरणों को क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ किरणों के लिए क्या है तुरंत से रिफ्लेक्ट कर देती है। और रिफ्लेक्ट करने के पश्चात ये किरणें जो हैं वो जहाँ से आई थी यानी कि उसी वायुमंडल में क्या है वापस चली जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब ये किरणें वापस चली गई तो यहाँ पर पृथ्वी पर यानी कि एनर्जी जो है वो यानी कि ऊष्मा कम इकट्ठी हो पाई। तो इसीलिए प्रकृति ने क्या किया यानी कि हमारे वायुमंडल में कुछ गैसों का क्या कर दिया जाल बिछा दिया। जैसे वो थी आपके यानी कि CO2, CH4, CFC और आपका N2O आदि। तो CO2 का जब जाल बिछा दिया जिसके कारण पृथ्वी पर कुछ जैसे ही सूर्य की किरणें आईं और पृथ्वी से टकराने के पश्चात जब वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात जैसे ही वो वातावरण वापस जाने को होती हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी पृथ्वी के चारों ओर इन गैसों का जाल बिछा हुआ था जैसे CO2 वगैरह। तो जैसे ही इनसे टकराई किरणें, इन गैसों ने उन किरणों को तुरंत से पृथ्वी की तरफ ही धकेल दिया, यानी कि जो किरणें अंतरिक्ष में वापस जाने चाहिए थी उन किरणों को वापस नहीं जाने दिया। और इस तरह से हमारी पृथ्वी पर एनर्जी जो है वो ऊष्मा इकट्ठी हो गई और हमारी पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं बढ़ गईं। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं आपके लिए कि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यानी कि पृथ्वी का यदि ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता अपेक्षाकृत 15 डिग्री सेंटीग्रेड की। यानी कि इस समय जो औसत टेम्परेचर है पृथ्वी का वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और यदि ये गैसें नहीं होती तो टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं नहीं होती। तो यही ग्रीन हाउस हैं, गैसें हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन की संभावना है और जीवन है भी। तो लेकिन हुआ क्या, मानव ने, प्रकृति ने तो एक संतुलन बनाया था लेकिन मानव ने अपने विकास की अंधाधुंध दौड़ में इन गैसों का बहुत ही अधिक उत्सर्जन एक्सक्रिएशन कर दिया, जिसके कारण पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आईं तो उसमें से कुछ वापस भी चली जानी चाहिए थी, लेकिन जब बहुत अधिक CO2, CH4, N2O, CFC वगैरह का जब उत्सर्जन बहुत अधिक हो गया, बहुत अधिक मात्रा में जब ये वातावरण में फैल गई तो इन्होंने बिल्कुल भी जो वापस चली जानी चाहिए थी उनको नहीं जाने दिया। सारी की सारी एनर्जी को पृथ्वी पर दोबारा से धकेल दिया और पृथ्वी पर यानी कि ग्लोबल यानी कि टेम्परेचर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। जब टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया तो हमारे ग्लेशियर, बर्फ़ के टुकड़े वगैरह क्या है पिघलने लगे और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने लगी। तो देखिए जब ये किरणें वापस जब जाती हैं यानी कि पृथ्वी के यहाँ पर आएँ तो सूर्य की किरणें कहोगे आप इनके लिए सामान्य किरणें, लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराने के बाद वापस होती हैं तो इनको नाम दिया जाता है अवरक्त किरणें। क्या नाम है? अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज। इनको गर्म किरणें भी कहा जाता है या इनको तापीय किरणें भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या है वृद्धि कर देती है। तो गर्म किरणें या तापीय किरणें, इन किरणों का उपयोग जो है वो टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी किया जाता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इन किरणों का यूज किया जाता है और इन किरणों का उपयोग जो है यानी कि इनको ऊष्मीय किरणों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये ऊष्मा के लिए उत्तरदायी गैसें होती हैं, उत्तरदायी किरणें होती हैं और इनका उपयोग जो है शरीर की सिकाई करने में भी किया जाता है। या जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं समय से पहले उनकी भी यानी कि या शरीर पर सूजन आ जाती है तो उनकी सिकाई करने के लिए भी इन्हीं किरणों का क्या है यूज़ किया जाता है। ये गर्म किरणें होती हैं, इस कारण से इनको तापीय किरणें या गर्म किरणें या इनको ऊष्मीय किरणें भी कहा जाता है।
तो आप समझ चुके होंगे यानी कि ये क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये क्या हो गया, ये वायुमंडल हो गया पृथ्वी के चारों तरफ। तो जो किरणें वापस यानी कि यहाँ पर आई तो इन किरणों को वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन मानव ने बहुत ही अधिक CO2 का एक्सक्रीशन कर दिया, जिस कारण से इनमें से बिल्कुल भी एनर्जी जो है वो वापस वातावरण में नहीं जा पाई और तुरंत से इन CO2 वगैरह इन गैस ग्रीन हाउस गैसों ने तुरंत से सारी की सारी एनर्जी के लिए पृथ्वी की तरफ धकेल दिया, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई तो प्रकृति में बिल्कुल भी यानी बिल्कुल संतुलन ही बिगड़ गया। यानी कि जब बारिश होनी चाहिए जिस मौसम में, लेकिन उस समय बारिश नहीं हुई, बेमौसम बारिश, ग्लेशियर पिघलने लगे, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने लगी। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले जहाँ पर टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता था, जैसे राजस्थान के गंगानगर ज़िले वगैरह का, वहाँ पर आज के समय में टेम्परेचर जो है वो 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। तो आप देख चुके होंगे यानी कि कितना अधिक यानी कि स्थिति खराब होने वाली है। तो इसी कारण से पेरिस जलवायु सम्मेलन वगैरह ये क्या है चलते रहते हैं कि किसी भी तरीके से CO2 का उत्सर्जन, CO2, CH4, मीथेन गैस या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम से कम किया जाए, जिससे हम अपने वातावरण वायुमंडल के लिए क्या है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचा सकें। तो उतार लीजिए इसके लिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात कही जाए कि यह वास्तविकता में किस तरीके से इसे परिभाषित करेंगे हम, तो आप लिख सकते हो इसके लिए सामान्य शब्दों में कि हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें उस ग्रह के वातावरण में तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ाने में मदद करती है। तो यानी कि ये है क्या, तो हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें जैसे आपकी ग्रीन हाउस गैसें CO2, CH4, CFC, N2O उस ग्रह के वातावरण या उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण में तापमान को क्या कर देती हैं, अपेक्षाकृत बढ़ा देती है, जिसके कारण वहाँ पर जीवन योग्य संभावनाएं उत्पन्न हो सकें। लेकिन मानव ने अपने विकास की अंधाधुंध दौड़ में उस संतुलन को क्या है बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, ईश्वर प्रकृति ने हमें एक बहुत ही अच्छा ये इफेक्ट दिया है, जिसके कारण यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। दूसरी चीज़, जब ये यानी कि इसमें सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है या कारक कौन से हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है यहाँ पर यानी कि हरित गृह प्रभाव के लिए
के लिए जिम्मेदार गैस, तो वो क्या होंगी क्रम से हैं आपका। सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस है वो है CO2 गैस। उसके बाद है आपका मीथेन गैस जो धान के खेतों में उत्पन्न होती है। दलदल वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पर ये गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, गर्मी बहुत अधिक लगती है हमको। अगला CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मेफ्रॉन या फ्रियोन। दूसरा है लास्ट में N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हंसाने वाली गैस। ये जो है वो सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैसें हैं, जिसमें सबसे अधिक जो जिम्मेदार गैस है CO2, उसके बाद CH4, नंबर 3 पर CFC और लास्ट में क्या है N2O। तो यहाँ से ये क्रम से लगाने को भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है। और कभी कभी सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो वो क्या है CO2। दूसरा यहीं से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक कौन सा है। तो कारक भी आपको ऑप्शन दे दिया जाए और एक आपको CO2 दे दिया जाए और एक कारक का कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपको ये CO2 नहीं करना। तो हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस है, कारक जो है, वो अभी देखिए आप। दार कारक तो वो है जलवाष्प। जल वाष्प जो है वो सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। इसके बाद फिर आता है नंबर CO2, फिर यही आप क्या है रिपीट कर सकते हो। तो गैसों की बात की जाए कि सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी है, तो वो CO2 है। और कारक की बात की जाए तो जलवाष्प है। और केवल यही पूछा जाए कि हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है, तो सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है, यानी कि जलवाष्प होगा। आप देखते भी होंगे कि जब बारिश हो जाती है और बारिश जब हो जाती है उसके बाद कुछ समय के पश्चात आप देखते होंगे कि हमें क्या, यानी हमारे वातावरण में क्या है, हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, टेम्परेचर यानी पसीना आने लगता है। तो ये इसी कारण, यानी कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की तरफ तो आईं, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी से टकरा करके रिफ्लेक्ट हुई, ये जलवाष्प हमारे वायुमंडल में फैली हुई थी। इसने क्या किया, इसने उन सारी की सारी किरणों को, एनर्जी को दोबारा से पृथ्वी की ओर ही धकेल दिया, यानी कि टेम्परेचर, यानी वहाँ पर एनर्जी को कम नहीं होने दिया। और हमें क्या है, बाद में हमें पसीना आने लगता है, हमें गर्मी लगने लगती है। तो सबसे अधिक क्या है जिम्मेदार कारक कौन सा है, वो जलवाष्प। और सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, CO2। तो फिर क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ज़रूर। तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बात आती है कि CO2 पर प्रतिबंध लगाने की बात कौन सा सम्मेलन करता है। तो वो है क्योटो सम्मेलन। और क्योटो एक शहर है जो जापान में पड़ता है। जापान का एक शहर है क्योटो, जहाँ पर पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे पर्यावरण इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे देश, जहाँ पर CO2 पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। और वो थी 1997 में। और 1997 में जब ये बैठक हुई तो उसी समय सबसे अधिक जिम्मेदार गैस यही पाई गई। और 1997 में ही क्योटो सम्मेलन में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रतिबंध लगाने की यानी कौन सा सम्मेलन CO2 पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, तो वो है क्योटो सम्मेलन 1997 में।